ग्राउंडवरती नेमकी काय परिस्थिती होती, कशाप्रकारे ही निवडणूक लढली गेली आणि शेवटाला येत असताना चित्र उभं राहिलं की महागठबंधननं मोठं तगड आव्हान NDAला दिलेलं पाहायला मिळत आहे. या सगळ्या अनुषंगानं चर्चा करण्यासाठी आपल्यासोबत या भागामध्ये फिरलेले पत्रकार आहेत. आपल्यासोबत सुरुवातीला नीरज आहेत BBCचे. किस तरह से ये चुनाव लड़ा गया? हमें महाराष्ट्र में से जो देखा, हमें देखने को मिला कि तेजस्वी जिनको बहुत बड़ा रिस्पांस मिला। अभी अगर महाराष्ट्र के चुनाव के परिणाम को लेकर और बिहार के चुनाव परिणाम को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसा महाराष्ट्र का चुनाव परिणाम आया था कुछ उसी तरह का बिहार का चुनाव परिणाम भी होगा। जैसी परिस्थितियां महाराष्ट्र चुनाव परिणाम के बाद पैदा हुई थी वैसी परिस्थितियां यहाँ भी फिर से पैदा होने जा रही हैं। ऐसा एग्जिट पोल्स भी आ रहे हैं कि दोनों गठबंधनों के बीच, दोनों अलायंसेस के बीच तगड़ी टक्कर है, दोनों के बीच कांटे का मुकाबला है। एक अगर कोई है तो वो ज़रा से मार्जिन से एज लीड में दिख रहा है, मगर कुल मिलाकर देखें तो अभी मुकाबला नेक टू नेक चल रहा है। जब चुनाव परिणाम घोषित हो जाएंगे तो जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी उसके बाद उससे तय होगा कि अगली जो सरकार है वो किसकी बनने जा रही है, क्योंकि जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसके पास बहुत सारे विकल्प होंगे और वो बहुत सारे लोगों को अपने साथ ले सकती है। JDO के ऑफिस के बाहर एक होर्डिंग लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है नीतीश सबके है, तो ये ऑप्शन ओपन करने की ये शुरुआत से ही नीतीश कुमार का ये कैंपेन का हिस्सा रहा है। नीतीश सबके हैं, वो शुरू से भी ये कहते भी आ रहे हैं हमने सबके लिए काम किया है। वो ने लगातार अपने भाषणों में, अगर आप नीतीश कुमार का पूरा कैंपेन देखें तो उस पूरे कैंपेन में 3-4 लाइनें उनकी थी, वही लाइनें चली हैं हर एक भाषण में। मतलब वो जो पूरा उनका भाषण था उन्हीं 3-4 लाइनों के इर्द गिर्द ही चला है, चाहे वो जो जहाँ भी गए हैं और कुछ भी कहा है। और सबसे आखिर में उन्होंने आकर कह दिया ये मेरा अंतिम चुनाव है। तो उसके बाद से चीज़ें थोड़ी बदली हैं जदयू के लिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जब से नीतीश कुमार ने आखिर में आके कहा है कि ये मेरा अंतिम चुनाव है, तो लोग जैसा कह रहे हैं कि उन्होंने एक इमोशनल कार्ड खेला था ये कहकर, तो उसका फ़ायदा उनको मिलता दिख रहा है। और हो सकता है उसका उनको फ़ायदा थर्ड फेज़ का जो वोटिंग हुआ है उसमें मिले। तेजस्वी यादव को जो रिस्पांस मिला वो किसका प्रतीक है? क्या क्यों रिस्पांस इतना मिला? देखिए, पहली बात तो बिहार में जो नीतीश कुमार का जो 15 साल का जो शासन रहा, इसमें वो पब्लिक से कट चुके थे। मतलब जो पब्लिक से जो फीडबैक आना चाहिए, नौकरशाही जो उनको फीडबैक दे रही थी वो फीडबैक ले रहे थे। जैसे उनका कई यात्राएं हुई इन 15 सालों के दौरान, उन्होंने कि विकास को दिखाने के लिए गाँव तक। वहाँ पर क्या हुआ कि एक बताते थे कि हमको इस गांव में जाना है, इस ज़िले में जाना है, तो इस ज़िले में उनके DM बताते थे कि अच्छा सेफ साइड कौन सा पंचायत होगा, कौन सा गांव होगा। उस गांव को 1 महीने तक, 1.5 महीने तक पूरी तरीके से तैयार किया जाता था। और हड़बड़ी में जो तैयारी होती है, जैसे जल नल योजना हो या तो सड़कें हो या तो वहाँ पर ग्रीनरी बनाया जाए, स्कूल को सौंदर्यीकरण हो, स्कूल में टीचर हो, वहाँ की समस्याएं जैसे राशन कार्ड, जो भी इशूज़ हो, पब्लिक के डिमांड्स हो, उनको मतलब एक शादी वाली तैयारी जो होती है ना, शादी से पहले की तैयारी उस गाँव में कर दी जाती थी। वो उस तरह का जो एक जिले का वो सैंपल दिखाने का कोशिश कर रहे थे कि मेरे यहाँ राज्य में, मेरे पूरे राज्य में इसी तरह का विकास हो, और वैसा विकास नहीं था। अगर उनको ये करना ही था, और तेजस्वी जी के लिए भी ये, अगर वो CM बनते हैं आगे या नीतीश जी फिर कम बैक करते, तो उनके लिए एक होमवर्क है ये कि वो अचानक से विजिट करें कि हाँ आज हमको ये भागलपुर जिला जाना है, तो भागलपुर जिले में उनके सिक्योरिटी महकमे को पता हो कि हाँ हमारे साहब ये राज्य में जाएंगे। और इतना भी अगर सिक्योर्ड नहीं है, जो नॉन नक्सल प्रभावित इलाका है, कि हम CM किसी, आज मन हुआ CM को कि मेरा ये गांव जाना है, तो वहाँ हम जाके देख सकें विकास का असली चेहरा क्या है। वो असली चेहरा उनको जो नौकरशाही ने दिखाई, वो असली चेहरा डेवलपमेंट का नहीं है। इस मामले में कोई नो डाउट है कि भवन बने हैं, सड़कें बनी हैं, स्कूल के भी संसाधनों में गुणवत्तापूर्ण भवन बने। वो उन्होंने प्रचार किया कि LED आई, अब लालटेन की जरूरत नहीं। एक बात तो मानना होगा कि बिहार में अगर नीतीश का अगर 3 से 4-5 काम देखा जाए, तो उसमें से सबसे पहला काम तो बिजली के मामले में प्रोजेक्ट के रूप में काम हुआ है, और गुणवत्तापूर्ण लगभग 90% संतोषप्रद उसको मेरी राय में माना जा सकता है। दूसरा इनका ये RTPS है, सेवा का अधिकार, जिसमें आपका जाति निवास से पहले बनाने के लिए आपको पता नहीं होता है, आज आपने आवेदन किया, आपका रिकॉर्ड है, वो टोटल ऑनलाइन रिकॉर्ड इन्होंने किया कि, और लाइबल है कि आपको 15 दिन के अंदर एक टाइम फ्रेम के अंदर मिलेगा, नहीं मिलता है तो आप उस पर ये कर सकते हैं। दूसरा
लोक शिकायत निवारण इनका नीतीश जी का एक ये था कि जिसमें अभी एक पैरेलल कोर्ट बनाया गया था हर अनुमंडल स्तर से लेके हर जिले में, कि उसमें आपको जो भी दिक्कतें हैं सरकार से सामान्य कोई दिक्कतें हैं उस पर आप अपना एक सादे पेज पे आप आवेदन देंगे और आपकी उस मामले की सुनवाई होगी। और उसमें बहुत हद तक त्वरित न्याय जिसको कह सकते हैं ज़्यादातर मामलों में वो हो पा रही थी। विष्णू आपल्यासोबत आहेत, त्यांनी सुद्धा बिहारमध्ये अक्षरशः सगळा भाग पिंजून काढलेला होता. अ, एक चर्चा ये भी हो रही है कि तेजस्वी यादव को लालू जी का चेहरा नहीं यूज़ करना था, लेकिन उनका केडर यूज़ करना था. नहीं देखिए, इसकी जो मुझे लग रहा है कि इसको लेकर के एक लार्जर प्लानिंग विद इन आरजेडी चल रही थी कि कैसे जो चूंकि अभी भी जो लड़ाई पूरी या जो एनडीए की ओर से जो लड़ाई हो रही थी या नीतीश कुमार भी जो लंबे समय से प्लान कर रहे थे कि उनके लिए जब वो लालू प्रसाद का चेहरा सामने रखते हैं तो उनकी लड़ाई अपेक्षाकृत आसान हो जाती है। वो जंगल राज का एक जो कथित तौर पर जो वो लोग वितंडा खड़ा करते हैं तो वो सारी चीज़ जो है, मगर इसमें आरजेडी के विद इन रैंक एंड फाइल में तेजस्वी बतौर लीडर स्थापित हो चुके थे और वो उन्हीं को लीडरशिप में आगे लेकर के जाने की पूरी बातचीत थी। अब इसको लेकर के जो लोग भी तेजस्वी की लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे वो देखिए कि धीरे धीरे वो लोग बाहर होते चले गए, चाहे जीतन राम मांझी किसी भी तरीके से सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हों या फिर मुकेश सहनी हों, उपेंद्र कुशवाहा जो बिल्कुल अंत के समय में जिस तरीके से चले गए। और अब जो विद इन आरजेडी या विद इन महागठबंधन कोई ऐसा जो फोर्स नहीं है जो तेजस्वी की जो एक तरीके से लीडरशिप है उस पर सवाल खड़ा करे। और तेजस्वी बतौर लीडर इस्टेब्लिश हुए हैं इस पूरे चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के दौरान जब वो चलते थे तो हम सब देश ने देखा, लेकिन एक चर्चा ये भी हो रही है कि तेजस्वी ने माहौल तो किया, लेकिन बूथ मैनेजमेंट और इलेक्शन प्लानिंग के बारे में उनकी तैयारी उतनी थी या उससे बेहतर नीतीश और एनडीए ने की? नहीं, देखिए इसमें अगर आप चूंकि इलेक्शन कमीशन के पास जो आंकड़ा है जो हम अपनी जो रिपोर्ट्स में या अपनी जो स्टोरीज करते हैं उसमें देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो एक तरीके से बूथ एजेंट्स होते हैं वो किस पॉलिटिकल पार्टी ने बनता है। जो आप इलेक्शन कमीशन के पास जो आंकड़ा आप सौंपते हैं तो उनका जो एक तरीके से उनकी पार्टी की ओर से जो अब प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके जगदानंद सिंह, वो उनकी तरफ से जो थे वो राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी थे और वो सीधे इलेक्शन कमीशन से लेकर के हर तरीके बात, तो लगभग 58,000 सबसे अधिक अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने जो बूथ एजेंट्स बनाए हैं तो वो राष्ट्रीय जनता दल है। उसी ने कांग्रेस को भी अपने बूथ एजेंट्स दिए हैं, उसी ने कई एक जगहों पर लेफ्ट को भी दिए हैं। हालांकि लेफ्ट की अपनी एक काडर और उनका एक अपना रैंक एंड फाइल है, मगर कांग्रेस को जितनी सीटें दी गई हैं कई एक जगह पर ऐसा हुआ है कि उसमें आरजेडी ही लगी है। आरजेडी 243 सीटों पर तैयारी कर रही थी अपने तरीके से। वो एक अगर संगठन के लिहाज से बातचीत होती है तो एक तरफ आरजेडी के पास संगठन है, दूसरी तरफ बीजेपी के पास, और अलग अलग पॉकेट्स में कहीं कहीं जो दिखाई पड़ता है वो लेफ्ट के पास है। चाहे वो सीपीआई हो, सीपीआई एमएल एम तो थोड़ा नहीं दिखाई पड़ता। तो जदयू संगठन बेस्ड है नहीं, वो उनका पूरा जो कार्यक्रम है वो नीतीश कुमार के फेस पर और नीतीश कुमार का जो एक तरीके से कार्यशैली है उसके आधार पर। और तो ये सारी चीज़ें जो है मुझे दिखाई पड़ी। रोजगार का मुद्दा बहुत ही ज़्यादा इस पे चर्चा हुई इस चुनाव में। ये मुद्दा बहुत दिन से चल रहा है या लॉकडाउन के बाद ये मुद्दा ज़्यादा से ज़्यादा सामने आया है? नहीं देखिए, चुनाव दर चुनाव मसले बनाने की कोशिश होती है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी ऐसा नहीं था कि रोजगार का मसला था नहीं, मगर रोजगार का जो पूरा मसला था वो डाइल्यूट हो गया क्योंकि हम सभी लोगों ने पूरे देश में देखा अलग अलग जगहों पर भी कि वो एक राष्ट्रवाद का जो पूरा एक उफान था और वो पुलवामा से लेकर के सर्जिकल स्ट्राइक, तो उसमें रोजगार का मसला ऐसा नहीं था कि 2014 में भी जो नरेंद्र मोदी कह के आए थे 19 तक वो पूरा मसला, और उसके साथ साथ हम एक जो मेजर इशू देखते हैं और हिंदी पट्टी में देखते हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश में देखते हैं, तो एक जो गुस्सा था, जो सवर्ण है, जो सवर्ण जिसको आप फॉरवर्ड आमतौर पे कहते हैं इंग्लिश में, और जो सवर्ण वोटर है वो किस तरीके से वोकल था अपनी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, और वो ऐसा लग रहा था कि थोड़ा बहुत डेंट करेगा, मगर जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आता है उसने उसको पेसिफाई किया, और उसके बाद फिर सर्जिकल स्ट्राइक और तमाम चीज़ें आती हैं, तो वो रोजगार का सवाल पूछने का मौका नहीं मिला। और जो था भी तो बोला कि नहीं अभी देश को बचाना है, अभी जो है हम वॉर में हैं। तो वो अब उसके बाद एक मेजर जो चुनाव आप देख रहे हैं वो हाल का हमारा बिहार का चुनाव है, तो उसमें
जो वो कह रहे हैं, तेजस्वी यादव ने जो बात कही, उनके भीतर से जो उनसे कहवाया गया, तो वो कहा गया 10 लाख नौकरियों की बात कही गई। मगर उसको पहले तो बीजेपी ने और ये या जदयू ने कहा कि ये तो ऐसा संभव नहीं है, कहाँ से दीजिएगा आप रोजगार, इतनी नौकरियां कैसे दीजिएगा, आप जो हैं सरकार पर अनावश्यक जो है बोझ डालेंगे। मगर उसके बाद फिर आप खुद ही कहने लगे कि हम 19 लाख रोजगार देंगे। तो ये चीज़ जो है वो औंधे मुंह आपके पड़ी और इसमें जो एक आपको ये लगता है कि 15 साल के बाद जो एंटी इनकम्बेंसी होनी चाहिए उतनी है नीतीश कुमार के बारे में या कम है? नहीं, एंटी इनकम्बेंसी 15 तो साल है। का बहुत बड़ा टर्म है। हाँ, मगर वो वही चीज़ है ना कि वो जो एक डर है, जिसका डर वो भी खड़ा करते हैं अपने तरीके से, तो वो डर ऑब्वियस डर है भी। कई एक जगह पर ऐसा है नहीं कि है नहीं, और हम अपने जो हम अलग अलग जगहों पे हम लाइव कर रहे हैं, तो वो जो वोकल फोर्स है जो महागठबंधन की मजबूती से वकालत कर रहा है कि महागठबंधन आ जाए, उसका भी जब आप देखते हैं कास्ट एंड क्लास, तो आपको समझ में आता है कि वो कौन लोग हैं जो उस मजबूती से रैलियों में भी आ रहे हैं और उस मजबूती से जो है आपके अलग अलग जगहों चौक चौराहे पर बहस में भी शामिल हैं। मगर एंटी इनकम्बेंसी ने नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाया है, और उसमें कोविड का जो एक पूरा क्राइसिस है, लंबे समय में पहले मजदूरों को ना आने देने की बात, फिर मजदूरों को कहा कि हम आपको यहीं पर रोजगार देंगे, और वो रोजगार नहीं दिया, फिर वो वापस लौट गए। तो कुछ तो छूटे जो छूट गए, और स्वास्थ्य सेवा जिस तरीके से धराशायी हुई, तो वो सारी चीज़ें, और शिक्षा का एक मेजर मसला है। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जब आप सेंट्रल लीडरशिप की बात करते हैं या सेंट्रल लेवल पर जब चुनाव होते हैं, तो कोई मसला उस तरीके से बन नहीं पाया। अब नीतीश कुमार से ही अपेक्षा थी कि आप जो है यूनिवर्सिटीज़ के सेशन को ठीक करते हैं। यहाँ पर किसी एक लड़के को अगर पटना यूनिवर्सिटी या 1-2 यूनिवर्सिटी छोड़ दें आप, तो 3 साल का ग्रेजुएशन वो 5 साल में करता है। तो वो इन सारी चीज़ों को कह रहा था, और वो जब इसे मौका मिला इस तरीके का कहने की बात है ना, तो वो मजबूती से उभर करके सारी चीज़ें जो हैं वो अलग अलग जगहों पर बहसों में और वेगवेगळे मुद्दे चर्चिले गेले। मात्र शेवटचा प्रश्न, आखिरी सवाल आपसे, महाराष्ट्र का पार्ट 2 यहाँ पे हो जाएगा जो रिजल्ट के बाद दिखा था? इसमें कोई शक नहीं है। अगर नहीं भी होगा तो मतलब वो थिन लाइन जो कह सकते हैं ना, कि थिन लाइन होगा। और जो अभी तक जो दिख रहा है कि स्पष्ट बहुमत जो है दोनों गठबंधन को, कोई प्रिडिक्शन में या एग्जिट पोल हो, दोनों पैरेलल में दोनों रख रहे हैं, लोग रख रहे हैं, वही चीज़ एक्चुअल में फैक्ट 50-50 चांसेस है। कुल मिलाकर इतना तो जरूर है कि नीतीश कुमार को लॉस हुआ है ड्यू टू, एक तो पहले बीजेपी और जेडीयू दोनों के अपने में, बीजेपी ने अपना जो एक काम किया है इसको चिराग पासवान को लेके, चूंकि छूट इन्होंने दिया चिराग पासवान को, इसमें नो डाउट का है कि जेपी नड्डा हो या तो अमित शाह अगर मना करते तो चिराग पासवान की पॉलिटिकली वो हैसियत आज भी नहीं है, आगे भी तत्काल नहीं दिखती है किसी भी रूप में कि वो एनडीए के जाते। लेकिन उसी तरह नीतीश ने भी गेम प्लान किया है कि जैसे जहाँ पर नीतीश का कैंडिडेट नहीं है, जैसे भागलपुर में आप ले सकते हैं सदानंद सिंह जो यहाँ के एक्स स्पीकर है, कांग्रेस में कद्दावर नेता, उनके बेटे शुभानंद मुकेश हैं। वैसे सब जहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार थे, जहाँ इनका उम्मीदवार जेडीयू का उम्मीदवार नहीं था, वहाँ पर उन्होंने इंटरनली कांग्रेस को जेडीयू के कैडरों ने चाहे जातिगत आधार पे या तो जेडीयू के इसके आधार पे मदद किया है, जिससे कांग्रेस कहीं ना कहीं मजबूत होगी। और जहां कांग्रेस मजबूत जैसे जैसे होगी, बीजेपी को भी उसी तरह से नुकसान, एनडीए को तो कुल मिला के बीजेपी को भी नुकसान उसी तरीके से। अब मान के चलिए, अब बिहार का सबसे चर्चित जैसे भागलपुर सीट है, जहां से बीजेपी के लिए कैंपेन में नरेंद्र मोदी स्वयं पहुंचे थे। उम्मीद ये की जा रही है, लगभग कुछ कहना स्पष्ट है चूँकि इलेक्शन है, कि वहाँ से भी बीजेपी के कैंडिडेट हारेंगे। उनको हराने के लिए कोई नहीं, लोजपा के प्रत्याशी उनको हरा रहे हैं। और नेहा शर्मा जो फिल्म स्टार है, उनके पिताजी अजीत शर्मा दूसरी बार विधानसभा पहुंचेंगे इन दोनों की लड़ाई में। ये नरेंद्र मोदी फैक्टर कितनी तरह काम किया? नहीं, देखिए बॉस, नरेंद्र मोदी फैक्टर बहुत, जो कि नरेंद्र मोदी फैक्टर कहाँ काम कर रहा है, जो भाजपा के कैडर वोट हैं, जो या तो कहिए अंधभक्त हैं, वही काम कर रहा है। ऐसा ये कुछ नहीं है कि जहाँ पर ये सरकार कमज़ोर पड़ रही है तो ये एक ऐसा सोल्यूशन है या एक ऐसा सॉल्यूशन है कि ये उसको हम मजबूती प्रदान कर रहे हैं। ये चूँकि, और इस बार के चुनाव में अगर आप पूरा चुनाव देखेंगे और रिजल्ट के बाद आप इसका अध्ययन करेंगे, तो जिन भी पार्टी के पास एक अच्छे उम्मीदवार हैं, अच्छे के मतलब वो पॉलिटिकली कैंपेनिंग अच्छे किए हैं प्री कोविड और पोस्ट कोविड,
उन्होंने सोशल बॉन्डिंग उनका अच्छा रहा है, पब्लिक के साथ उनका बाइंड अप अच्छा रहा है, वही लोग दोनों दलों से, चाहे बीजेपी एनडीए गठबंधन हो या महागठबंधन हो, दोनों दलों से वही न वही ज़्यादातर लोग वही लोगों की उम्मीदवारी विधानसभा में पहुंचने की पक्की मानी जा रही है, और मानी नहीं है, इस ग्राउंड पे भी है वो। तर हे होतं बिहारच्या निवडणुकीनंतरचं विश्लेषण. अनेक कंगोरे आहेत, अनेक मुद्दे आहेत आणि अनेक राजकीय डावपेच आहेत. हे डावपेच इतके विस्तीर्ण आहेत. आपण आता गंगेच्या पात्राच्या शेजारी उभा आहोत. या गंगेच्या पात्रा इतकेच विस्तीर्ण आहेत आणि तितकेच खोलसुद्धा आहेत. त्यामुळं निकाल लागल्यानंतर जर काही थोडी गडबड झाली किंवा जर काही स्पष्ट बहुमत मिळालं नाही तर महाराष्ट्राचा पार्ट 2 आता बिहारमध्ये घडू शकतो, अशा प्रकारची शक्यता तूर्त तरी दिसते. कॅमेरामन सुमित सह अमोल कबिटकर, साम टीव्ही, पटना, बिहार.